हेलो एनिमे लवर्स, आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड 1 आपने अभी तक नहीं देखा तो ये आपको कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। भाई एपिसोड 2 मैंने देखा, ये बड़ा ही खतरनाक एपिसोड होने वाला है। एपिसोड 1 के लास्ट में हमने देखा था कि ये सभी एक गुफा में जाके फंस जाते हैं और इस वीडियो पे 100 लाइक्स और 20 कमेंट्स करवा देना। अब आगे कैप्टन जिन्वू का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने कैप्टन की निगाहें हिलते ही सबको इन्फॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग बच पाए, वरना वो सभी लोग आग की लपटों में स्वाहा हो जाते। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है। वो उस हाथ पे पट्टी बांध देता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। यहाँ पे जूही एज अ हीलर उसको कैप्टन का इलाज करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो कैप्टन भी उसे कुछ नहीं कहता। इसीलिए बी रैंक की हीलर होने के बावजूद भी उसको छोटे मिशन पे ही भेजा जाता है और कैप्टन खुद बी रैंक के मिशन में जा चुका है और अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे वो बता सकता है कि उनके सामने इस समय जो मुसीबत है वो एस रैंक जितनी बड़ी है। कैप्टन को अब पत्थर पे लिखे हुए नियम याद आने लगते हैं। पहला कि गॉड की पूजा करो, दूसरा कि गॉड की जय जयकार करो, मतलब गॉड की तारीफ करो, और तीसरा गॉड पर यकीन भी करो। और जो कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जा सकता, जैसा मैंने आपको एपिसोड 1 में भी बताया था। जिन्वू समझ जाता है कि जो सबसे बड़ा वाला स्टैचू है वो ही इनका गॉड होगा। और इधर हम एक लड़की सोंग ई को देखते हैं जिसने गुलाबी कपड़े पहन रखे हैं और इसने जल्दी में ही हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। और ये लड़की जिन्वू की सिस्टर जिनाहा की दोस्त है। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। वो लड़की जिन्वू की बहन से पूछती है, तुम्हारा भाई भी एक हंटर है ना? जिन्हा बताती है हाँ, लेकिन वो सिर्फ ई रैंक का ही हंटर है और उसमें भी उसकी हालत हमेशा घायल ही मिलती है। ये सुन के वो लड़की कहती है अगर उसकी जगह वो होती तो ऐसा कभी नहीं होता। और यहाँ डंजन के अंदर जिन्वू और कैप्टन ये सोच ही रहे होते हैं कि अभी आगे क्या किया जाए, तभी उनमें से एक हंटर चिल्ला के बोलता है, वो यहाँ नहीं मरने वाला, मैंने जल्दी में ही एक कंपनी ज्वाइन की है। और उसको पूरा यकीन था कि वो अपनी फास्ट स्पीड के साथ स्टैचू के अटैक करने से पहले ही यहाँ से निकल जाएगा। अब ये बंदा अपनी फुल स्पीड में यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गॉड स्टैचू पलक झपकते ही उस हंटर को जला के स्वाहा कर देता है। आप देखो उसके सिर्फ पैर ही बचे हैं, वो पूरा जल के राख हो चुका है। ये तो बस शुरुआत है, अभी देखो आगे आगे और क्या सीन में होता है। और ये सारा कारनामा अपनी आंखों के सामने होते देख सबको ये बात तो समझ आ ही जाती है कि ये स्टैचू इनको कभी भी मार सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो अभी तक ये जिंदा क्यों हैं? इसके बाद जिन्वू को पत्थर पे लिखे नियमों की याद आती है और वो समझ जाता है कि वो नियम इस टेम्पल के हैं। वो अब खड़ा होता है और उस गॉड स्टैचू के सामने अपना सिर झुकाता है, जिससे वो स्टैचू जिन्वू को नहीं मारता है और वो बाकी सबसे भी बोलता है तुम भी अपने सर को झुकाओ। जब तक उनके सिर झुके रहेंगे स्टैचू उन्हें हमला नहीं पहुंचाएगा। और गॉड की पूजा करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। सब जिन्वू की बात को मानते हुए सर झुका लेते हैं। ये देख के गॉड खुश हो जाता है। गॉड की स्माइल तो देखो। और ये सब होता देख सबको लगता है कि अब वो स्टैचू इनको कुछ नहीं करेगा, तो सब हंटर्स उठ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी गॉड स्टैचू भी उठ के खड़ा हो जाता है और इन लोगों को बेरहमी से कुचलने के लिए इनकी ओर बढ़ने लगता है। जिन्वू कहता है कि इनको दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, मतलब गॉड की तारीफ, उनकी जय जयकार करना। इनमें से एक हंटर आगे आके कहता है कि मुझको गॉड की पूजा करना आता है और वो वहीं पे बैठ के गॉड की आराधना करने लगता है। लेकिन प्रार्थना में इसके शब्द सही ना होने के कारण वो गॉड इसको वहीं पे कुचल देता है और उसके बाद ये गॉड वहाँ पे एक लड़की को भी कुचल के मार देता है। इतना सब होने के बाद यहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। सब अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और पार्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता था। उसकी फैमिली घर पे उसका इंतजार कर रही थी। वो भाग के कोने में चला जाता है, लेकिन वहाँ पे खड़ा एक स्टैचू उसको बीच में से ही बिल्कुल सीधा काट देता है। पार्क को बचने तक का मौका नहीं मिलता। और यहाँ जिन्वू को ये बात नहीं समझ आ रही थी आखिर वो किसकी जय जयकार करे। ये गॉड तो बिल्कुल शैतान जैसा है, लेकिन वो इस तरह तो हार नहीं मान सकता। वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। जिन्वू ये बात नोटिस करता है कि जो कोने में सारे स्टैचू खड़े हैं उनके हाथ में एक न एक हथियार जरूर है, लेकिन उनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जिनके हाथ में हथियार की बजाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे शहनाई। जिन्वू कहता है कि सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज के नीचे चलो और उसके कहे अनुसार कैप्टन ऐसा ही करता है और उस स्टैचू के हाथ में शहनाई थी।
तो वो कैप्टन को हमला नहीं करता और वो म्यूजिक बजाने लगती है और किम भी ऐसा ही करता है, जिससे अब वो सेफ थे। जिनवू अपनी दोस्त जूही को लेके ड्रम वाले स्टैचू के नीचे चला जाता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। मतलब कि एक स्टैचू के नीचे एक पर्सन ही खड़ा हो सकता है। तो जिनवू यहाँ पे जूही को छोड़ के दूसरे स्टैचू के नीचे जाने की सोचता है और वो जाता है, लेकिन वो गलती से गलत स्टैचू के नीचे आ जाता है और फिर यहाँ पे उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। वो इसको घायल कर देता है, लेकिन तब भी किसी न किसी तरह रेंगते रेंगते जिनवू उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के नीचे पहुँच जाता है और वो वाला स्टैचू भी म्यूजिक बजाने लगता है और सबका म्यूजिक सुन के वो गॉड स्टैचू वापस जाके अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाता है। शायद से गॉड की जय जयकार करने का मतलब यही था। जूही अब जिनवू के पास आती है और उसका बुरा हाल देखती है। वो पाती है कि उसकी एक टांग कट चुकी है। वो अपनी हीलिंग पावर से जिनवू का पैर ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसके खुद के शरीर को नुकसान होने लगता है। यहाँ पे मिस्टर किम इस सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है, क्योंकि वो ही इनको अंदर लेके आए, क्योंकि इन्होंने तो वोट से फैसला किया था। और यहाँ पे कैप्टन अपनी गलती को मानते हुए जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। ये सभी आपस में तू मैं कर ही रहे होते हैं, तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है सर्कल शेप का। इसको देख के जिनवू पहचान जाता है कि एक अल्टर है जहाँ पे गॉड किसी जिंदा जीव की बलि देता है। और तीसरा नियम भी यही कहता है, गॉड पर यकीन करो, यानी इनमें से किसी न किसी एक को अपनी बलि देनी होगी। किम अब कैप्टन के गले पे तलवार रख के उसको ही बलि देने को कहता है, क्योंकि वो कैप्टन है और वैसे भी उसी ने जिम्मेदारी लेने को कहा था। और कैप्टन किम की बात मानते हुए अल्टर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जिनवू जानता था इसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है, हमने भी यहाँ पे आने के लिए वोट किया था। अब जैसे ही कैप्टन अल्टर के पास पहुँचता है, वहाँ पे एक येलो फायर जलने लगती है। कैप्टन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। जिनवू कहता है कि वो अल्टर को करीब से देखना चाहता है। दो हंटर जिनवू को लेके अल्टर के पास जाते हैं, जिससे वहाँ पे 3 जगह और आग जल जाती है। जिनवू कहता है कैप्टन से, अगर हम यहीं पे इंतजार करें तो क्या कोई उनको बचाने आएगा। इस पे कैप्टन बताता है कि इस पोर्टल को खुले हुए, डंजन को खुले हुए लगभग 7 दिन हो चुके हैं, तो शायद ही कोई उनको बचाने आएगा। दोस्तों 7 दिनों के बाद ये पोर्टल्स पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स गेट से इंसानी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। और इसीलिए ही हंटर्स को 7 दिन की टाइम लिमिट दी जाती है, जिसमें वो डंजन के बॉस को मार के वापस आके डंजन को भी बंद करते हैं। तो अगर ये लोग यहाँ पे हारते हैं तो ये गॉड स्टैचू भी इंसानी दुनिया में जा सकेगा। और दूसरी तरफ जिनवू की बहन संग हॉस्पिटल जाती है। वो अपनी मदर से ढेर सारी बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदर कोई जवाब नहीं देती। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो इस समय कोमा में है। और यहाँ पे दूसरी ओर जिनवू सबको अल्टर की तरफ आने के लिए कहता है और फिर सभी के लिए एक एक आग जलती है और फिर उनके पीछे ब्लू कलर की आग भी जलती है और उनके सामने टेम्पल का दरवाजा भी खुल जाता है। लेकिन अब ये ब्लू वाली आग टाइम के साथ साथ धीरे होने लगती है, मतलब बुझने लगती है और टेम्पल के ये सभी गार्ड्स इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे जिनवू नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टैचू को देखता है वो हिलना बंद कर देता है। तो इसीलिए जिनवू सबको स्टैचूज पर नजर गड़ाए रखने के लिए कहता है, जिससे वो स्टैचूज रुक जाएंगे और सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी थी, तो यहाँ पे एक लड़की जोर से चिल्लाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। वो सही सलामत वहाँ से निकल जाती है, तभी उसकी आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिनवू को ये बात नहीं समझ आती, क्या ये दरवाजा कोई छलावा है या वो सच में बाहर निकल सकते हैं। क्या पता इस नियम से उनके लिए गॉड की वफादारी देखी जाए। अब यहाँ पे एक और हंटर ठीक उसी लड़की की तरह जिनवू को छोड़ के भाग निकलता है। अब यहाँ पे सिर्फ 4 हंटर ही बचे थे। जिनवू उन सबको हिलने के लिए मना करता है। शायद ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है, जिसके बुझते ही इन सबको यहाँ से जाने दिया जाए। किम बोलता है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है, क्या पता टाइमर खत्म होते ही दरवाजा वापस बंद हो जाए। किम को नहीं लगा था कि जिनवू के जैसा कमजोर हंटर उनके इतने काम आएगा। वो उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसकी भी फैमिली है, वो मरना नहीं चाहता। वो जिनवू से माफी मांगता है और फिर वो भी यहाँ से भाग जाता है। और अब यहाँ पे सिर्फ 3 हंटर बचे थे। जिनवू यहाँ पे रोने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अभी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। कैप्टन जिनवू और जूही को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो खुद यहाँ पे रुकेगा और अपनी बलि देगा और उसको अपने से जवान लोगों को बचाना चाहिए। कैप्टन जूही से कहता है कि वो जिनवू को लेके
यहाँ से चली जाए। लेकिन तभी उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो गिर जाती है। उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपने कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया था। जिनवू कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेके यहाँ से चले जाएं क्योंकि जिनवू का पैर तो अब वैसे ही कट चुका है, वो वैसे भी चलने के लायक नहीं है। और जूही भी यहीं पे रुकने के लिए कहती है। जिनवू उस लड़की को अपना जैम देते हुए कहता है कि साथ में डिनर करने का वादा तो वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन जूही इसको बेच के अपने लिए कुछ खाने का जरूर खरीद सकती है। जब जिनवू बाहर आएगा तो जूही से बचे हुए पैसे वापस ले लेगा। कैप्टन जल्दी से एक चॉप मार के जूही को बेहोश कर देता है और उसको लेके यहाँ से चला जाता है। और अब पोर्टल के अंदर सिर्फ जिनवू बचा था। बचाव के लिए उसके पास सिर्फ एक तलवार थी और उस तलवार की मदद से इन स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतने विशाल काय पत्थर के स्टैचू, इतने भारी भरकम, ये इनसे कैसे लड़ पाएगा। वो स्टैचू उसको बेरहमी से उठा के इधर उधर पटकने लगते हैं और अब उसका एक हाथ भी कट जाता है। जिनवू के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन वो नहीं बन पाया और इस सब के बावजूद वो अभी तक जिंदा बचा है। सभी लोग स्वार्थी होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिनवू की भी तो फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है और सिर्फ वो ही है जो यहाँ पे मरने वाला है। और अब जिनवू को एल्टर पे लेकर जाया जाता है। इतने खराब हालत होने के बाद जिनवू के अंदर अब हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। स्टैचू जिनवू को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है। जिनवू सोचता है वो मरना नहीं चाहता, काश उसे एक और मौका मिलता। और इसी के साथ ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और तभी अचानक से हम एक नोटिफिकेशन देखते हैं स्क्रीन पे, जिसपे लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें और इसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी एंड स्क्रीन पे आपको और भी एनिमी दिख रहे होंगे, उसको भी जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।